नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ में हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आपका पसंदीदा प्राइम टाइम शो जनमत लेकर हाजिर हूं। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर ये कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक तरफा होती है? क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ एक मजहब तक सीमित है? इन सवालों ने आज सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया और वजह है शर्मिष्ठा पनौली, एक हिंदू लड़की जिसने अपने विचार रखे, माफी मांगी, पोस्ट हटाई, फिर भी उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वो भी इतनी बर्बर कि उसे आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या यही ममता सरकार का न्याय है? आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कैसे आवाज उठ रही है और कैसे उठ रहा है सवाल कि क्या हिंदू होना अब एक अपराध बन गया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में समझिए। शर्मिष्ठा पनौली एक ऐसा नाम जो पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंडिंग में है। पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा की गई अन्याय और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर लोग ममता सरकार और बंगाल पुलिस से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और शर्मिष्ठा का समर्थन कर रहे हैं। शर्मिष्ठा के ऊपर की गई कार्रवाई से जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देने वालों की पोल खुली है, तो वहीं दोगले सेक्युलरिज्म का दम भरने वाले वामपंथी भी चुप हैं, क्योंकि कार्रवाई एक हिंदू लड़की के खिलाफ हुई है। अगर यही कार्रवाई किसी जिहादी या वामपंथी और अर्बन नक्सली के खिलाफ हुई होती तो लिबरल गैंग अब तक पूरे मीडिया और देश को सिर पर उठाकर नाच रहा होता। यहाँ तक कि यूएन भी पहुँचने की धमकी दे रहा होता। लेकिन शर्मिष्ठा की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी पर किसी सेक्युलर और लिबरल गिरोह के सदस्य का कोई बयान तक नहीं आया है। शर्मिष्ठा पनौली को वामपंथी, लिबरल और जिहादियों से समर्थन की कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन वो अकेली नहीं है, क्योंकि उनके साथ पूरे राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी देशभक्त खड़े हैं और उनकी रिहाई की मांग सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक कर रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, विदेशों में भी लोग शर्मिष्ठा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और ममता सरकार का विरोध कर रहे हैं और शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। शर्मिष्ठा का समर्थन राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी आम जनमानस के साथ साथ अब बीजेपी नेता और कई अन्य नेताओं ने भी किया है, जिसमें प्रमुख रूप से कंगना रनौत, शुवेंदु अधिकारी और जन सेना पार्टी के नेता और प्रखर हिंदुत्ववादी नेता पवन कल्याण और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी किया है। नितेश राणे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रामगिरी जी महाराज ने सच बोला तो प्रॉब्लम, शर्मिष्ठा ने सच बोला, माफी भी मांग ली और पोस्ट डिलीट कर दिया तो भी प्रॉब्लम। लेकिन सनातन धर्म पर हर रोज टीएमसी नेताओं के द्वारा हमला किया जाता है और कोई माफी भी नहीं मांगी, क्यों? अब सेक्युलर कीड़े बाहर निकलकर लेक्चर दे रहे हैं। अब तथाकथित सर्वधर्म संभाव कहाँ है? वहीं जन सेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक्स पर पोस्ट पर ममता बनर्जी के द्वारा हिंदू धर्म पर किए गए अभद्र टिप्पणी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कानून की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। उनके शब्द कुछ लोगों को दुख पहुंचाने वाले और खेदजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, वीडियो डिलीट किया, माफी मांगी, फिर भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई की। लेकिन जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को जो गहरा तीखा दर्द होता है उसका क्या? जब हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तो आक्रोश कहाँ है? उनकी माफी कहाँ है? उनकी त्वरित गिरफ्तारी कहाँ है? ईर्ष्या निंदा की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं है। यहाँ दो तरफा रास्ता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस, पूरा देश देख रहा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण कार्य करे। मैं शर्मिष्ठा के साथ खड़ा हूँ। वहीं राष्ट्रपति चिंतक तुफैल चतुर्वेदी ने भी एक्सपोज पर शर्मिष्ठा का समर्थन किया और कहा कि यहाँ आदिवासी समाज की सनातनी पुत्री वीरांगना है, सनातनियों का अभिमान है, तुम्हारा वंदन एवं अभिनंदन है पुत्री। वहीं कंगना रनौत और शुवेंदु अधिकारी ने भी शर्मिष्ठा पर की गई कार्रवाई पर ममता सरकार और बंगाल पुलिस पर सवाल उठाया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है
किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफ़ी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो हैं इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेज़ी में यूज़ करें चाहे हिंदी में यूज़ करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज़ अ लॉयर। उसका सारा करियर सारी ज़िंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट। जो सनातनी है उनका ऊपर होता है और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीचमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, मां तारा को पॉक्सो में तो सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ नहीं। यही ममता सरकार और इनकी निकम्मी पुलिस मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करने वाली जिहादी भीड़ पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन बंगाल एक एफआईआर दर्ज होने पर तुरंत कार्रवाई करती है और पुलिस शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंच जाती है और उसे आतंकियों की तरह गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, वो भी शुक्रवार के दिन, ताकि जमानत भी ना मिल सके। फिर अगले सप्ताह ही जमानत मिले। फिलहाल शर्मिष्ठा के साथ पूरा राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी समूह एकता के साथ खड़ा और उनके रिहाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़। ये तो बात हुई ममता बनर्जी की और उनकी पुलिस की, लेकिन अब ममता बनर्जी का बंगाल, जिस बंगाल की धरती से कभी वंदे मातरम की गूंज उठा करती थी, आज वहीं से सर तन से जुदा के नारे गूंज रहे हैं। ममता बनर्जी, क्या यही है आपका विकास मॉडल? क्या यही है मां, माटी और मानुष का सच? आज सवाल पूछना जरूरी है कि क्या गौ हत्या रोकना अपराध हो गया है? क्या हिंदू मंदिरों की रक्षा करना गुनाह लगता है आपको? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकी हो गए हैं आपके लिए? और अगर नहीं तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। नंदीग्राम में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। गौमांस से भरे ट्रक को पुलिस ने छोड़ दिया और विरोध करने वालों पर लाठियां बरसाई गई हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है? ममता दीदी, क्या आपकी पुलिस सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए है? क्या बंगाल में जिहादी भीड़ कानून से ऊपर हो गई है? खाकी का खौफ खत्म हो गया है क्या? और अगर आप चुप हैं तो क्या आप उनकी हिस्सेदारी में शामिल हैं? यह कोई मामूली आरोप नहीं है ममता दीदी, ये हिंदू समाज का वो आक्रोश है जो अब हिंदू सहने के मूड में नहीं नजर आता है। अब बंगाल चुप नहीं रहेगा और आज बंगाल की जनता साफ स्वर में कह रही है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति और नहीं चलेगी। सनातन का शासन चाहिए, अब अपीसमेंट या कि इस तरह की जो चीजें हैं अब वो नहीं चाहिए। और याद रखना ममता दीदी, 2026 में बंगाल का हिंदू आपको सही जगह दिखाकर रहेगा। ममता बनर्जी का मां माटी है उससे इनकार, लेकिन मजबूरी, मजहब और मजार से प्यार क्या है, क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। मां माटी और मानुष की कसम खाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई, लेकिन अब वही ममता बनर्जी बंगाल की धरती को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला और हिंदुओं के लिए नरक बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगर आज सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो है सनातन धर्म का पालन करने वाला एक आम हिंदू। ये गवाही दे रही है बंगाल की धरती से आई वो तस्वीरें जिसने हर सनातनी का दिल झकझोर कर रख दिया। पश्चिम बंगाल में अगर आज सबसे बड़ा अपराध कुछ है तो वो है हिंदू होना। अगर आप गौ रक्षा की बात करते हैं तो समझ लीजिए आप जेल के रास्ते पर हैं। ममता बनर्जी का शासन अब कानून से नहीं तुष्टीकरण के फरमान से चलता है।
जहां जिहादी खुलेआम गाय काटे, मंदिर जलाएं, हिंदुओं के घरों पर हमला करे, वहां कानून खामोश रहता है। लेकिन जब कोई सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो बंगाल की पुलिस झपट पड़ती है, जैसे कोई आतंकी पकड़ रही हो। मुर्शिदाबाद से लेकर नंदीग्राम और उत्तर बंगाल से दक्षिण 24 परगना तक हर कोने से एक ही चीख उठ रही है, बचाओ, बचाओ इस तुष्टीकरण की राजनीति से, बचाओ इस वोट बैंक की हवस से, बचाओ ममता की मिलीभगत वाली प्रशासनिक लाठी से। हद तो तब हो गई जब गौ तस्करी रोकने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कटे हुए गौमांस से भरा ट्रक छोड़ दिया गया। उसके बाद उसी कार्यकर्ता के घर पर जिहादी भीड़ हमला कर देती है, महिलाओं को पीटती है, बच्चों को गालियां देती है और सरकार चुप है। लेकिन ममता जी, ये माँ माटी और मानुष नहीं बल्कि आपके मजहब, मत और मजार का शासन बन गया है। आपके राज में हिंदू ना मंदिर में सुरक्षित है, ना सड़क पर, ना सोशल मीडिया पर, ना अपने घर के भीतर। लेकिन अब ये अन्याय नहीं चलेगा, अब ये चुप्पी नहीं रहेगी, क्योंकि ये भारत का बंगाल है, किसी मजहबी तानाशाही का गुलाम प्रदेश नहीं। और याद रखिए, ममता दीदी 2026 दूर नहीं, हिंदू अब हिसाब भी रख रहा है और बदला भी लेने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इधर जब बात बंगाल की हो ही रही है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोलकाता में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई अहम मुद्दों पर घेरा है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने महान बंग भूमि को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना, भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। तो इस समय 2 जगह सियासत बड़ी तेज है। एक बंगाल की आपने देखी, अब दिखाते हैं आपको बिहार की, क्योंकि बिहार की सियासत में इन दिनों आरजेडी के भीतर उठे बवंडर ने एक नया मोड़ खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप यादव के निष्कासन के बाद उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने पार्टी के अंदरूनी खींचतान को बेनकाब कर दिया है। प्रेम प्रसंग की आड़ में निष्कासन, संजय यादव पर इशारे और जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये सब इस ओर इशारा करते हैं कि ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक उत्तराधिकार की भी जंग है। तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव को लेकर पार्टी में असंतोष सार्वजनिक होता दिख रहा है। वहीं तेज प्रताप की प्राथमिकता बहन मीसा भारती है, जो इस संघर्ष को भी और पेचीदा बना देता है। अब सवाल यह कि आखिर आरजेडी अब 2 खेमों में बढ़ चुकी है क्या ये लालू यादव की राजनीति उत्तराधिकार को लेकर निर्णायक घड़ी है? राजनीति के जानकार इसे सत्ता और पहचान की लड़ाई मान रहे हैं।
इसका असर न सिर्फ पार्टी पर पड़ रहा है बल्कि पूरे बिहार की सियासत पर नजर आ रहा है। इसी से इर्द गिर्द एक पूरी विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव का अपने भाई तेज प्रताप यादव से ज्यादा संजय यादव की ओर झुकाव रहा है। संजय यादव की ओर झुकाव का कारण राजनीतिक पंडित बताते हैं, जिनकी माने तो आने वाले समय में आरजेडी में प्रदेश सियासत की हो गई है। तो अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से अब कुछ राहत मिल गई है, क्योंकि मौसम ने अचानक करवट ले ली और राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ धूल भरी आंधी चली और कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। शनिवार को दिन भर चिलचिलाती धूप और लू जैसी स्थिति के बाद शाम को मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तापमान में गिरावट आई। सफदरजंग में हवा की गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा और पालम क्षेत्र में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार दर्ज की गई। वहीं बसंत कुंज और उसके आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया। बादलों की घना घोर उपस्थिति और हवाओं की तेज रफ्तार ने तापमान को काफी हद तक नीचे गिरा दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे स्पष्ट है कि स्थिति और बदल सकती है। एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दिन भर झुलसाने वाली गर्मी ने आसमान में घने बादलों का छा जाना, अचानक से हवा का बहना लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवाओं और मौसम के ठंडे रुख से तपन के बाद कुछ सुकून जरूर मिला। हालांकि धूल भरी आंधी ने कुछ परेशानियां भी खड़ी की, जैसे दृश्यता में कमी, सांसों में दिक्कतें। मौसम विभाग का अब अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। यह आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बढ़ाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो गर्मी से बेहाल थे। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण हुआ है। इसके चलते नमी बढ़ी है, जो बारिश की वजह से बनी। यह स्थिति फसलों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि तेज हवा और आंधी के दौरान खुले इलाकों से दूर रहें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर ध्यान देते रहें। अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मौसम में और भी बदलाव संभव है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर के साथ पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जून को मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 1 जून को असम के और साथ मेघालय के कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी गई है। मणिपुर में फिलहाल बारिश से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद राज्य में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शनिवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया है। इस दौरान सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों ने इंफाल पूर्व जिले से लगभग 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। यह जिला राज्य का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन गया है। पिछले 48 घंटों में राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण करीब 3802 लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा में अब तक 883 लोग घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से कई पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शनिवार शाम तक मिली रिपोर्ट के अनुसार 3275 क्षेत्र या गांव की बारिश में चपेट आने से नुकसान पहुंचा है। आपदा में 2 लोगों के घायल होने की खबर है और 64 मवेशियों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कुल 12 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें से सड़कों और संचार व्यवस्था पर असर पड़ा है। इंफाल पूर्व जिले की झीरल नदी का जलस्तर रविवार को खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि तटबंध अभी तक सुरक्षित है और उन्हें मजबूत बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। चेकॉन और बांगखे क्षेत्रों में जलस्तर में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन खुरई और हिंगांग विधानसभा क्षेत्रों में भी अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब देखिए 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। त्रिपुरा, सिक्किम, असम, पूर्व इंफाल, मणिपुर और गुवाहाटी। ये 6 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में किस तरह से बारिश ने अपना कहर बरपाया है। 6 तस्वीरों में आप समझिए कि पानी ही पानी नजर आ रहा है और आफत में जिंदगानी नजर आती है। एक तरफ पानी का उफान है तो दूसरी तरफ राहत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते लोग आपको लकड़ी की बोट पर नजर आ रहे होंगे। पूर्व इंफाल में आप देखेंगे सड़कें पूरी तरह नदी में तब्दील हो गई हैं। मणिपुर में आप देखेंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। और गुवाहाटी में देखिए तो सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आता है। पूर्वोत्तर की बारिश की गवाही को पेश करती हैं 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बात होगी हिमालय की। हिमालय जैसे एशिया का जल टावर कहा जाता है, आज वो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा है।
हाल ही में दिल्ली स्थित रिसर्च संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि हिमालय क्षेत्र का तापमान पिछले 2 दशकों से चिंताजनक रूप से बढ़ा है और ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं। इस अध्ययन का शीर्षक हिमालय ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव बताता है। 23 वर्षीय रुझान विश्लेषण ये अब सामने आए हैं। इसे 30 मई 2025 को नई दिल्ली में जारी किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक ब्लैक कार्बन, जो मुख्यतः बायोमास, कृषि अवशेष और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, उसने हिमालय की बर्फ की सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा दिया है। इस वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया के लगभग 2 अरब लोगों को जल आपूर्ति पर संकट भी गहराता नजर आ रहा है। आईएसबी के एसोसिएट प्रोफेसर और आईपीसीसी के लेखक अंजल प्रकाश का कहना है कि जब ब्लैक कार्बन हिमालय बर्फ पर जमता है तो वह उसकी सफेद सतह को काला कर देता है, जिससे बर्फ की एल्वेडो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता घट जाती है और वार्षिक बर्फ जो है अधिक गर्म अवशेषित होने लगती है। यह न केवल पिघलने की दर को तेज करता है, बल्कि एक खतरनाक फीडबैक को लूप में भी उत्पन्न करता है, जिससे स्थिति लगातार बिगड़ती है। गंभीर बात यह कि पूर्वी हिमालय सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यहां पर बायोमास और जीवाश्म ईंधन का दहन बड़े पैमाने पर होता है। इंडो गंगा मैदान, जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं, यहां हिमालय में ब्लैक कार्बन के प्रमुख स्रोतों में गिना गया है। अकेले भारत और नेपाल ने मिलकर लगभग 69 ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। 69%। चीन भी पीछे नहीं है, जिसने उसका योगदान भी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अंजल प्रकाश कहते हैं कि हमें रसोई चूल्हों, कृषि अवशेषों को जलाने और डीजल आधारित परिवहन से निकलने वाले उत्सर्जन पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी। ब्लैक कार्बन को नियंत्रित करके हम न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे, बल्कि कुछ ही वर्षों में हिमालय को और भी ठंडा कर सकते हैं। जिनके नाम मात्र से धर्म और संस्कृति को संजीवनी मिलती है, जिनकी तलवार ने औरों की नहीं बल्कि स्त्री सम्मान की रक्षा की, ऐसी पराक्रमी, न्याय निष्ठा और समाज सुधारिका मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर दिल्ली के संविधान क्लब में इतिहास ने फिर करवट ली। जहां एक और भव्य समारोह का आयोजन हुआ, वहीं दूसरी ओर जय जय जयतु अहिल्याबाई जैसी गौरव गाथा से सजी पुस्तक का लोकार्पण हुआ। मंच पर मौजूद थी संस्कृति की स्वरूपा, देशभक्ति के प्रमुख प्रतीक अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत, और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। उनने राष्ट्र निर्माण की चिंता करने वाले कई विशिष्ट जन भी इस दौरान मौजूद रहे। कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक सशक्त माध्यम है। जो एक वैचारिक युद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व में पूरे भारत में लड़ा जा रहा है, ये केवल उसका एक मार्ग का मील का पत्थर मात्र है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में नारी विमर्श की एक लंबी परंपरा रही। वस्तुतः नारी विमर्श के नाम पर हम लोग अक्सर फेमिनिज्म की बात करते हैं, किंतु कोई इस बात को नहीं समझता कि पश्चिम का जो नारी विमर्श है वो खंडित नारी विमर्श है। वो पुरुष और स्त्री की अलग अलग बात करता है, जबकि भारतीय चिंतन, सनातनी चिंतन मनुष्य का चिंतन है। न केवल वो मनुष्य का चिंतन है, नर नारी पुरुष स्त्री का संयुक्त चिंतन है, बल्कि उसके चिंतन में जीव जंतु भी आते हैं। न केवल जीव जंतु बल्कि इसके आगे बढ़कर के वनस्पति भी हमारे चिंतन में आती है। ये सारी बातें मैंने अपनी इस पुस्तक में कही हैं, और इस पुस्तक का उद्देश्य नारी विमर्श के आगे केवल नारी विमर्श तक सिमट के नहीं रह जाता, बल्कि ये भी आता है कि किस प्रकार से हमें अंग्रेजों द्वारा निर्मित, मुगलों द्वारा निर्मित इतिहास के प्रति ग्लानि भाव से, खेद भाव से ऊपर उठ करके आना होगा। हमें हमारे इतिहास के प्रति एक जागृति भाव, गौरव भाव, स्वाभिमान का भाव, आत्माभिमान का भाव जागृत करना होगा। इस पुस्तक का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, किंतु यदि हम माने तो अपने स्वाभिमान को जागृत करना, यही इसका लक्ष्य है। कार्यक्रम में उपस्थित अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मैं अहिल्याबाई को देवी तुल्य मानती हूँ। हमारी युवा पीढ़ी को जानबूझकर अपने गौरवशाली अतीत से भ्रमित कर दूर रखा गया है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने इस गुमनाम रत्न को फिर से मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें पश्चिम से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ही दुनिया की सबसे समृद्ध और श्रेष्ठ परंपरा है। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद कंगना ने कहा कि यदि उनको मौका मिला तो वह अहिल्याबाई के ऊपर एक मूवी बनाएगी और खुद इस रोल को प्ले करेगी। कि अहिल्याबाई पे फिल्म बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें हम उस डायरेक्शन में हम काम करेंगे, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं ये फिल्म बना पाऊंगी।
इधर मंच पर मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मातोश्री अहिल्याबाई के योगदान को गागर में सागर की उपमा दी। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई वो शख्सियत थी जिन्होंने बिना एक भी युद्ध किए राज्य का विस्तार किया, 200 से अधिक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और स्वयं को कभी महारानी नहीं, हमेशा सेविका कहकर जन सेवा में समर्पित रही। उनका जीवन नेतृत्व नहीं, विनम्रता और धर्मनिष्ठा की मिसाल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्याय के राष्ट्र सचिव अतुल भाई कोठारी ने की, जबकि मुख्य वक्ता मुकुल काटनीकर ने भी मातोश्री अहिल्याबाई के राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान को रेखांकित किया। पूरे आयोजन ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अब समय आ गया है कि इतिहास के उन गुमनाम नायकों को भी वह सम्मान मिले जिसके वे वास्तव में अधिकारी हैं। ये पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक तो नहीं है, मध्यम कक्षा की पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में अहिल्याबाई के विभिन्न पहलुओं पर समावेश किया गया, बहुत बड़ी बात है। 22 चैप्टर कुछ है पुस्तक में और उसमें अहिल्याबाई के उनका शासन, प्रशासन, उनके जो मंदिरों के निर्माण, घाटों के निर्माण की बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ मैं कहना चाहता था लेकिन छूट गया मेरे से, कि मुझे सबसे जो उसका अच्छा लगा जीवन की बड़ी बात कि उनके अपने बेटे को भी गलत कार्य करते तो मृत्युदंड की सज़ा दे दी थी, और मृत्युदंड जो देने वाला था वो तैयार नहीं था, तो स्वयं घोड़ा गाड़ी पर बैठ गई और उनका कि मैं मृत्युदंड दे दूंगी। तो इस प्रकार का श्रेष्ठ जीवन जो अहिल्याबाई का है, ये अहिल्याबाई हमारे देश का एक आदर्श है कि 70 साल की उम्र उसमें विधवा महिला ने इतने कार्य किए। आज कई बार महिला है इसलिए ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उस जमाने में 300 साल पहले इन्होंने सब किया। तो महिला स्वायत्ता, स्वतंत्रता की जो बात दुनिया करती है, तो उनका श्रेष्ठ उदाहरण दुनिया को अहिल्याबाई से लेना चाहिए। तो ऐसे श्रेष्ठ विदुषी महिला के बारे में आज हमारे पाठ्यक्रम में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। साहित्य भी इतना उपलब्ध नहीं था। इस तो सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये 300 साल मनाने कार्यक्रम लिया, इसलिए आज 20 पुस्तक इस पर छप गई है। लेकिन गहराई से कार्य, उस पर शोध अनुसंधान भी करने की आवश्यकता है। और मैंने मंच से ये भी कहा कि कंगना रनौत जी वहाँ थी, तो मैंने कहा इस पर फिल्म निर्माण करने की भी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर विचार करूँगा इस पर। तो इस दिशा में सिर्फ ये 1 वर्ष मनाने की बात नहीं है, 300 वर्ष वो तो मनाते, उत्सव प्रिय जनता है हमारी, लेकिन आगे के दिनों में बहुत बड़ा कार्य विभिन्न पहलुओं पर करने की आवश्यकता है कि जो हमारे सिस्टम में आज ऐसे विदुषी महिला है, ऐसे महापुरुष नहीं हैं, हमारे बच्चे उसको जानते नहीं हैं क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का सिलेबस का हिस्सा नहीं हो। इसलिए ऐसी सारी बातों को पाठ्यक्रम में लाना, इस पर शोध अनुसंधान करना, इस पर फिल्में, सीरियल बने, जिससे जन जन तक ये विषय पहुँचे और उनके आदर्शों पर हमारा देश की 140 करोड़ जनता चलने के प्रयास करे। यही आज के दिन की सही संकल्पना और प्रेरणा है। जिनका नाम मात्र से धर्म और संस्कृति को संजीवनी मिलती है, जिनकी तलवार ने स्त्री सम्मान की रक्षा की और उनके सुशासन को आज भी राम राज्य की मिसाल माना जाता है, ऐसे पराक्रमी और धर्मनिष्ठा शख्सियत मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर दिल्ली के संविधान क्लब में एक भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर जय जय जयतु अहिल्याबाई पुस्तक का लोकार्पण हुआ। लेखक डॉक्टर प्रवीण दाताराम ने इसे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतुल भाई कोठारी ने की और मुख्य वक्ता मुकुल काटनीकर ने कहा, अब समय आ गया है कि इतिहास के गुमनाम नायकों को उनका यथोचित सम्मान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यूक्रेन रूस युद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन ने रूस के भीतर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण एयरबेस ओलेनिया और बेलाया पर जोरदार ड्रोन हमला कर दिया। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार अब तक का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, जिसमें 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये सभी विमान वो हैं जिनका इस्तेमाल रूस बार बार यूक्रेन पर बमबारी करने के लिए करता रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस हमले में Tu-95, Tu-22 जैसे रणनीतिक बॉम्बर्स और A-50 जैसे दुर्लभ जासूसी विमान को निशाना बनाया गया। Tu-95 भले ही 1950 के दशक का हो, लेकिन आज भी ये लंबी दूरी तक कई क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। वहीं Tu-22 एक हाई स्पीड बॉम्बर है जो कि यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था।
खास बात यह है कि A-50 जैसे विमानों की संख्या रूस के पास सीमित है, लगभग 10 है, लेकिन इनमें से एक को नुकसान पहुंचाना रूस की इंटेलिजेंस क्षमताओं को गंभीर झटका दे सकता है। बेलाया एयरबेस रूस के सुदूर इक्रुस्क क्षेत्र में स्थित है, जहां की वहीं तक यूक्रेनी ड्रोन का पहुंचना दर्शाता है कि यूक्रेनी सेना रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमला करने में सक्षम है। ओलेन्या एयरबेस पर आग लगने की खबरें भी आ रही हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में केवल एक सैन्य रणनीति नहीं बल्कि रूस की वायु शक्ति को कमजोर करने की एक सुनियोजित योजना भी रही है। और इसी के साथ जनमत में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।